नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख पर्वत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, साथ में जो है मेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों ही दृष्टि से ये आपका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम देखेंगे, देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर हम देखें सुदूर उत्तर पश्चिम में, तो ये जो अरावली का क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक फैला हुआ है ये प्रायद्वीपीय पठार से। वहां से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये त्रिभुजाकार आकार में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख भी लिया था प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रमुख पठार हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देखिए ताकि आपको समझ विकसित हो कि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, आज वाले में हम वहाँ पे देखेंगे जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ उन पर उन भागों में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली पर्वत श्रृंखला क्या आपकी है, अरावली। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर ही विस्तृत है। ठीक है, तो जब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था तो अरावली के बारे में वहाँ पे बताया था। तो आप देखिए नोट्स को तैयार करते समय अगर कोई टॉपिक दो बार आता है या फिर उसका इस्तेमाल कहीं और होता है तो उसको बार बार लिखने से बचें। उसको बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आप एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज करेंगे तो बार बार एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा तो उससे होता नहीं है। ठीक है, आप अपना नोट्स को जितना ही छोटे से छोटा हो सके उतना छोटा हमको बनाना होता है नोट्स को। ठीक है, ताकि क्या है हम एग्ज़ाम से पहले जो है उसको रिवाइज कर सकें। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई टॉपिक या फिर कोई टिप्पणी जो है दोबारा आती है जिसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, तो उन नोट्स को जो है पीछे जो लिखा हुआ है वही नोट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि जो है एग्ज़ाम से पहले जो आप नोट तैयार करेंगे अपना छोटा सा, जिसको आप क्विक रिवीजन के लिए, तो उसमें चीज़ों को दोहराव ना हो। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अरावली रेंज का विस्तार कहाँ से कहाँ था, इसकी उत्पत्ति किस समय हुई थी। ठीक है, तो वहाँ से ये अलग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो प्रमुख पर्वत है, तो अगला प्रमुख हम पर्वत यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, अरावली है। ये पिछले वाले नोट से कर लीजिएगा। मैं इसमें ऊपर आई बटन है दे रखा है, वहाँ पर उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिछले वाले वीडियो पे पहुँच जाएंगे आप। तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट, तो सह्याद्री या जो पश्चिमी घाट जो हम अगला पढ़ रहे हैं, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस तरह से आपका भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा फैला हुआ है। पश्चिम जो तट है, पश्चिमी तट है भारत का, तो उसको भी बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये पूरा फैला हुआ है, ये इसी को बोलते हैं। अलग अलग नाम रखे गए हैं इनके। जो उत्तर में है तो उत्तरी सह्याद्री, बीच के हिस्से को मध्य सह्याद्री बोलते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसका रेंज क्या है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है और कितने इसको उपभागों में बांटा जा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत उस पर जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, इसका फैलाव जो है पश्चिमी तट के समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है, एक लाइन अगर ऐसे खींची हुई है तो दूसरी भी ऐसे ही, तो इसको बोलते हैं समानांतर। इसका मतलब क्या हुआ, पश्चिमी तट ये आपका हो गया, तो पश्चिमी तट के साथ साथ ये जो पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिमी घाट आपको मिलेगा। इसकी लंबाई क्या है, 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। तो जब हमने पहला पेपर पढ़ा था, फर्स्ट पेपर पढ़ा था ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि पर्वत जो होते दो तरह के बनते हैं। एक तो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ऐसे बनते हैं जो वलित पर्वत इनको बोलते हैं, जैसे हिमालय हो गया। दूसरा होगा ब्लॉक पर्वत, यानी कि ऐसे कोई क्षेत्र है और उसका बीच का हिस्सा धंस करके नीचे की ओर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ था पुराने समय में, टेक्टोनिक एक्टिविटी के समय क्या हुआ था, यहाँ का जो कुछ हिस्सा है, इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े। यहाँ का कुछ हिस्सा जो था, ये मान लो ऐसे होगा, वो यानी ये कलर, ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे की ओर टूट के धंस गया, पानी में समा गया। ऐसे में क्या हुआ, इसका जो कगार है वो खड़ा हो गया ना, इसके कंपेयर में इसका हिस्सा नीचे चला गया, तो इसके कंपेयर में सापेक्ष में क्या हुआ, यहाँ के जो ढाल हैं खड़े ढाल हो गए। तो खड़ा ढाल ही तो क्या होता होगा, पर्वत होता है। तो इससे क्या हुआ, पश्चिमी घाट जो है आपका, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था इससे।
यानी कि इसके जो साथ का जो क्षेत्र था, यानी कि साथ का जो चट्टान थी वो समुद्र में यानी कि जलमग्न हो गई, अरब सागर में वो धंस गई थी। इससे क्या हुआ, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है इस तरह की घटनाओं से। तो इस तरह से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, यही लिखा हुआ है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन, पानी में जब कोई चीज डूब जाती है तो उसको बोलते हैं अवसंवलन, के कारण हुआ। इसी कारण पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो कैसा, अत्यधिक तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा है, वो मंद है। तो उसका कारण यही है, अगर कोई चीज को आप तोड़ देते हैं मान लो बीच से और उसको एक हिस्से को हटा देंगे तो वहां का ढाल कैसा हो जाएगा, एकदम खड़ा एकदम हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भाग जो है प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। ये जो है प्रमुख जल विभाजक का कार्य क्या होगा, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ऐसे ये है, जल विभाजक का मतलब ये होता है कि इधर का जल इधर जाएगा और इधर के इसके इधर का जल इधर जाएगा, यानी कि जल क्षेत्र है उसको डिवाइड कर देता है, इसी को बोलते हैं जल विभाजक। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं कि इसको कितने उपभागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो गया उत्तरी सह्याद्री हो गया, दूसरा मध्य सह्याद्री हो गया और तीसरा दक्षिणी सह्याद्री हो गया। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी खास बात एक और है, जो पश्चिमी घाट उसकी क्या खास बात है कि इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, ये खास बात है। ये पीटी में भी पूछा सकता है, पीटी में स्टेटमेंट बना के दे देगा कि जो पश्चिमी घाट है उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती है, या भी बोल सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। स्टेटमेंट दे देगा और हमको पता करना होगा कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमेशा याद रखिए, जो ये देखिए पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, तो इधर के जो पर्वत हैं वो कम ऊंचे हैं कंपेयर टू उधर, यहाँ के पर्वत ज़्यादा ऊंचे हैं, दक्षिणी भाग में जो पर्वत हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि अनाई मुड्डी जो है सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ की पश्चिमी घाट की। और तो यही खास बात क्या है इसकी, जो यानी कि उत्तर ये हो गया आपका और दक्षिण ये हो गया, यानी कि जो लंबाई है यानी कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। अगर यहाँ का पर्वत उसकी ऊंचाई कुछ है तो उसके यहाँ के पर्वत की ऊंचाई उससे अधिक होगी, यहाँ दक्षिण के जो पर्वत हैं वो अधिक ऊंचे हैं। तो आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप में समझाया गया है, मैप में कुछ खास बातें हैं और एग्जाम में अगर आएगा तो आपको मैप तो बनाना ही है, मैप नहीं बनाएंगे नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 21 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, और इसका क्षेत्र ये है आपका नॉर्थ से सह्याद्री कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक, 16 डिग्री नॉर्थ, 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक जो है आपका नॉर्थ यानी उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। इसमें जो दो प्रमुख घाट पाए जाते हैं, ठीक है, पहला है यहाँ पे मुंबई यहाँ पे स्थित है, ठीक है, मुंबई यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे पहला जो है थाल घाट है और दूसरा कौन सा, भोर घाट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों घाट। ये क्या करते हैं, इन्हीं के रास्तों से जो है अन्य भारत के देशों से मुंबई जुड़ा हुआ है। जो पर्वत है तो पर्वत तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, तो उसमें ये घाट पाए जाते हैं। पहला एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। ऐसे भी याद कर लीजिए, टीबी बीमारी का नाम है, ठीक है, तो टी से थाल घाट हो गया, बी से भोर घाट हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, मुंबई को जोड़ते हैं। यहाँ के जो प्रमुख शहर है नासिक एक तो है और दूसरा एक और कोई है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो उसको जोड़ता है ये। फिर यहाँ पर देखिए 16 डिग्री नॉर्थ से ले करके यहाँ तक का जो यानी पाल घाट का क्षेत्र है, पाल घाट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, दक्षिण में मिलता है ये पाल घाट, और 16 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, मध्य सह्याद्री, ठीक है, तो मध्य सह्याद्री हो गया। और यहीं पर आपके क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। फिर यहाँ पे पाल घाट मिलता है, ये भी बहुत प्रमुख दर्रा है, आप याद रखिएगा दर्रे को, अक्सर पूछता रहता है, ऐसे बोल सकता है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को क्या करना है, क्रम से लगाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए हमें। तो एक तो याद हो गया हमको, यहाँ से टी भी याद कर लिया, टी से मतलब थाल घाट हो गया, बी से भोर घाट हो गया और जो बचा वो पाल घाट हो गया। ओके, फिर पाल घाट के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री हो गया। तो ये मैप में हमने पूरा समझ लिया पूरा कि पश्चिमी घाट जो है वो कैसे कैसे
कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, टोटल लंबाई कितनी इसकी है, 1600 किलोमीटर के आसपास है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से कैसे लिखना है हमको। तो उत्तरी सह्याद्री की पहले बात कर लेते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री में लिखा हुआ है, उत्तरी सह्याद्री जो है मुख्यतः किससे बना हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो खास बात क्या है, यहाँ की चट्टानें हैं वो कैसी हैं, बेसाल्ट से बनी हुई हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 1200 मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ, अब देखिए यहाँ पे पूछ जा सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की जो है प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं। तो सबसे प्रमुख कौन सी, हरिश्चंद्रगढ़ है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है हरिश्चंद्रगढ़। फिर महाबलेश्वर भी एक बहुत बड़ी है, ये आपने सुना भी होगा। महाबलेश्वर जो है धार्मिक स्थल भी है, टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है ये स्थल। अगला क्या है, कलसूबाई एक हो गया, सलहर पीक हो गई। तो सब कहाँ है, इसी क्षेत्र में है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी चोटियां जो हैं पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। तो नाम दे देगा हरिश्चंद्रगढ़, महाबलेश्वर, कलसूबाई, सलहर पीक। अब दे देगा 1 और 2 राइट हैं, 1 2 3 राइट है, 1 2 3 4 राइट हैं। जिस तरह से वो पूछना चाहेगा वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सी हैं। तो उत्तरी सह्याद्री में हरिश्चंद्रगढ़ हो गया, महाबलेश्वर हो गई, कलसूबाई हो गई और सलहर पीक, ये इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। इस भाग में क्या है, 2 प्रमुख दर्रे हैं। तो इस भाग में जो प्रमुख 2 दर्रे हैं, एक तो थाल घाट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, भोर घाट हो गया। तो ये 2 घाट आप जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीटी की दृष्टि से भी। फिर अगला है मध्य सह्याद्री की बात कर लेते हैं। तो 16 डिग्री उत्तर से नीलगिरी पहाड़ियों तक का विस्तार, यह मुख्यतः क्या है, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ। तो ये जो क्षेत्र जो मध्य जो सह्याद्री का क्षेत्र है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 से 1600 मीटर। अब देखिए पहले वाले की 1200 मीटर थी केवल, अब ये जो जैसे जैसे दक्षिण में बढ़ते जाएंगे, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो क्या जाहिर सी बात है जो औसत ऊंचाई होगी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उत्तर में जो पर्वत हैं वो छोटे हैं, दक्षिण में पर्वत अधिक ऊंचे हैं। आगे नीलगिरी पहाड़ियों में यह पूर्वी घाट से मिलकर ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ऐसे देख लीजिए, तो नीलगिरी पहाड़ी के पास है, मान लो ये क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है नीलगिरी वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र नीलगिरी का हो गया। तो इधर से जो पूर्वी घाट है ये आपस में यहाँ पे मिलते हैं। तो जहाँ पे मिलते हैं वो क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ी है। यानी नीलगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, गांठ के रूप में स्थित है, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पे जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पास। फिर नीलगिरी की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है, डोडा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी पूछेगा कि क्वेश्चन नीलगिरी की सबसे पहाड़ी चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। लेकिन अगर ये पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। फिर आगे देख लीजिए, नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, पाल घाट का दर्रा है, हमने अभी मैप में भी देख लिया था इसको, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 144 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है, 24 किलोमीटर है। यह भ्रंशन क्रिया से बना हुआ है, यानी कि भ्रंश क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह क्या करता है, यह केरल तट को तमिलनाडु से जोड़ता है। यानी कि जो केरल का तट है, यानी कि यहाँ पर आपका ये पाया जाता है पास, ठीक है, यहाँ पे पास है ये। तो चलो इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे ये दर्रा पाया जाता है, यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं दर्रे को ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता है, ये क्या करता है, केरल का जो तिरुवनंतपुरम है उसको जोड़ता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। तो यहाँ से ये रास्ता होकर के जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु को केरल को पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो हमेशा याद रखिए कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रे का नाम है पाल घाट, ठीक है। पाल घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, अक्सर पूछा जाता है। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखिए, वहां पे आपको मिलेगा ये। आगे क्या है, पाल घाट के दक्षिण में, पाल घाट के जो दक्षिणी में अन्नामलाई है, ठीक है। अन्नामलाई जहां पर है ये क्या है, एक रेंज है, पर्वत श्रेणी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो है अनाईमुडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, ठीक है।
तो ये नंबर अगर याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है उसके अंदर जो चोटी पाई जाती है सबसे ऊंची वो है अनाईमुदी, वही जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तब वो आएगा कि डोडा बेटा, तो ये कन्फ्यूजन मत करिएगा। अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में क्या है आपकी एल्लामलाई या इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डामम की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इनको, कार्डामम, कार्डामम का मतलब इलायची की पहाड़ियाँ उनको बोलते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो औसत ऊंचाई कितनी है वो 1800 से लेकर 2000 मीटर, क्योंकि दक्षिण में जितना होगा उतनी औसत ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो इनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 1800 से लेकर के 2000 मीटर तक है। और अन्नाईमुड़ी ग्रंथि पर जो है 3 पर्वत श्रेणियाँ आकर मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। अनाईमुड़ी जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर जो है 3 पर्वत श्रेणियाँ आकर के मिलती हैं। ये हो गया, हमने देख लिया कि जो है प्रमुख पर्वतों को देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं मैप में थोड़ा, तो मैप में देख लीजिए थोड़ा इसको, थोड़ा तो मैप में देखने से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया नीलगिरी पर्वत हो गया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा हो गया। यहाँ पे नीलगिरी है और यहाँ पे अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी। और इनके बीच में ही क्या आपका पाल घाट है जो क्या करता है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। फिर इसके इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कार्डामम या फिर एल्लामलाई की पहाड़ियाँ, फिर इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके यहाँ पे कौन सी हैं पालनी हिल्स हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पालनी हिल्स। तो आप ये देख लीजिए मैप में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी घाट में देख लेते हैं पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटियां हैं। तो पूर्वी घाट में क्या है, यहाँ पे क्या है आपका एरामल्ला, ठीक है। दूसरा क्या है नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नगारी और जवेदी, शेवराय हिल्स। तो अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस कैसे पूछेगा पीटी में, पूछेगा कि निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण लगाइए या फिर दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, उनको आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उनको क्रम याद करना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर में है कौन सा दक्षिण में है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए इन पहाड़ियों का जो क्रम है, ये सारे कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी तट पे यानी कि पूर्वी घाट से संबंधित हैं, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हम देख लेते हैं कि दोनों यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। हम दोनों में अंतर देख लेते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर क्या है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर जो है मुख्य रूप से ये है, ये ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है। अंतर्जात बलों का क्या है परिणाम है, यानी अंतर्जात बलों से उनकी उत्पत्ति हुई है। फिर ये कहते हैं ये बहिर्जात बल का प्रतिफल है, ठीक है, अवशिष्ट भाग है ये केवल। तो ये जो पश्चिमी घाट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो अंतर्जात बलों के कारण ये इनका निर्माण हुआ है। लेकिन जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट जो किससे कैसे बना है, ये बहिर्जात बल जो बाहर से लगने वाले जो बल हैं, ठीक है, उनकी क्रिया के प्रतिफल ये इनका निर्माण हुआ है, या फिर इनको क्या बोलते हैं अवशिष्ट भाग है। ये बहुत ही घिसे पिटे कटे फटे हैं, इसलिए बचे हुए अवशिष्ट भाग हैं, ठीक है। फिर पश्चिमी घाट की क्या खास बात है, दूसरी खास बात ये है ये सतत हैं, यानी कि लगातार मिलेंगे आपको। मान लो ये ऐसे अगर है ये, ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ से ही कंटिन्यूस चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे, कंटिन्यूस यहाँ तक हैं। बस क्या है यहाँ जहाँ दर्रे हैं, यहाँ पे 2 दर्रे हैं, ठीक है, यहाँ एक दर्रा एक यहाँ पे दर्रा है, एक दर्रा यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ दर्रा है बस वहीं पर इधर से इधर जाने का रास्ता है, बाकी आप अन्य स्थानों से नहीं जा सकते हैं क्योंकि लगातार ये पर्वत श्रृंखला चली आ रही है। लेकिन इस वाले भाग में क्या है, यहाँ पे पर्वत हैं, फिर कुछ दूर बाद यहाँ पर्वत हैं, कुछ दूर बाद यहाँ पर्वत हैं, कुछ दूर बाद यहाँ पर्वत हैं, कुछ दूर बाद यहाँ। तो ये कटे फटे हैं, यानी कि कंटिन्यूस नहीं, ये कैसे यानी कि असतत हैं। तो जो पूर्वी घाट हैं उनकी खास बात ये है कि वो असतत हैं। फिर पश्चिमी घाट की एक अगली विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि ये तीव्र व खड़े ढाल से युक्त हैं, यानी इनके ढाल कैसे हैं, तीव्र हैं और खड़े ढाल हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट की विशेषता क्या है, पूर्वी घाट की विशेषता ये है कि इनके जो पर्वत हैं वो कैसे मंद ढाल के, यानी कि बहुत ही जेंटल स्लोप, यानी कि ऐसे ऐसे स्लोप होगा। और यहाँ के जो पर्वत होंगे खड़े ढाल के ऐसे होंगे वो। अब देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे चित्र से मैंने ये दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि कौन सी नदी जो है
कहाँ पे बहती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन के बीच बहती है, तापी नदी किसके बीच बहती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किन पर्वत श्रेणियों के बीच में ये नदियां बहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्यों? क्योंकि ये बहती किधर हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है नदियां ये। बाकी सारी नदियां क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये नर्मदा और तापी नदियां जो हैं ये पूरब से बह करके पश्चिम में गिरती हैं अरब सागर में। तो अब अगर बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है हमें कभी भी क्वेश्चन पूछा है तो किसके बीच में बहती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अब सतपुड़ा नदी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा भी कि कौन सी है, तो महादेव की चोटी है, ये हो गया। फिर अगर तापी नदी की बात कर लेते हैं तो तापी नदी जो है वो सतपुड़ा और जो दक्कन ट्रैप है वहाँ उनके बीच में बहती है। ठीक है, सतपुड़ा जो है और दक्कन ट्रैप के बीच में तापी नदी बहती है, और दक्कन ट्रैप के ऊपर ही कौन सी है, अजंता पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। तो आई होप कि ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यही जो है प्रमुख पर्वत रहे हैं जो पठारी भागों के हैं। चलिए अब हम थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कुछ खास बातें पठार के बारे में। जो तो इसमें जो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ इसमें जो पाए जाने, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें पाए जाने वाले कुछ भ्रंश का मतलब फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट में ही फाल्ट जो होते हैं वहीं पे नदियां बहती हैं, क्योंकि फाल्ट मतलब गहरा हिस्सा है ना वो, तो गहरे भागों में ही तो नदियां बहेंगी। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप एक ग्रेट बाउंड फाउंड्री मिलेगी, ग्रेट बाउंड्री भ्रंश। ये कौन सा क्षेत्र आपका है, जो अरावली है ना उसी के साथ साथ आपको मिलेगा ये। फिर नर्मदा भ्रंश तो आपको पता ही होगा, नर्मदा भ्रंश अभी हमने देख लिया ऊपर। तापी भ्रंश आपने देख लिया यहाँ पर। यहाँ पे दामोदर भ्रंश पाया जाता है, यहाँ पे दामोदर नदी बहती है। फिर महानदी भ्रंश पाया जाता है यहाँ पे, जहाँ महानदी बहती है। गोदावरी भ्रंश में जो है गोदावरी नदी बहती है। कोयना भ्रंश में जो कोयना नदी बहती है। कृष्णा भ्रंश में जो है कृष्णा नदी बहती है। कावेरी भ्रंश में जो है कावेरी नदी बहती है। तो यहाँ पे देखा आपने क्या, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे जो भी नदी है वो कहाँ पे बह रही है, भ्रंश के क्षेत्र में बह रही है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी मान लो पूछ लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में कि प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख भ्रंश वाली नदियों के बारे में बताइए, टिप्पणी कीजिए, या तो वहाँ पे क्या करना, मैप बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे दामोदर नदी बह रही है, दामोदर भ्रंश है उसमें बहेगी। महानदी भ्रंश दिखाना पड़ेगा, गोदावरी भ्रंश दिखाना पड़ेगा, ऐसे सारे भ्रंश को दिखाएंगे। फिर वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे ये यहाँ पे जो है बहती हैं, इसका ओरिजिन यहाँ पर है, इस राज्यों में, इन राज्यों में ये बहती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है आपका, इसमें आप देखेंगे प्रमुख जो आपके पठार हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था, अब हम यहाँ पे थोड़ा मैप में भी एक बार दिखा देते हैं आप दोबारा आपको कि जो प्रमुख पठार है। तो एक मालवा का पठार यहाँ पे हो गया आपका, बघेलखंड का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे थी, छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पे है, गड़जात की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, महेंद्रगिरी यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर आपका ये इस क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, दक्कन ट्रैप मिलेगा, यहाँ पे कर्नाटक का पठार मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है प्रमुख पहाड़ियाँ जो आप देख सकते हैं, जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये भी इस वाले चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे जो पूर्वी घाट है उसकी जो प्रमुख जो चोटियाँ हैं वो दिखाई गई, जैसे महेंद्रगिरी यहाँ पर मिलेगी आपको, नल्लामला की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, जवादी की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, फिर सेवराय की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलेंगी आपको, अनाईमुदी यहाँ पर मिलेगी आपको। तो इस तरह से आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बस मैप दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया है मैंने कि किस तरह से जो है कहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है। इससे पहले हमने हालांकि मैप में दिखा दिया था, लेकिन आप यहाँ पे जो एक ओरिजिनल मैप है वहाँ पर भी इसको देख लीजिए, और प्रायद्वीपीय भारत को समझने में आपको बहुत ही इससे सहायता मिलेगी, कौन सी नदी की कहाँ पे बह रही है, कौन सा जो पठार कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने जो देख लिया जो है आज के टॉपिक में कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे जो है प्रमुख पर्वत जो हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमने देख लिया कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से मुख्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और दूसरा देख लिया हमने पूर्वी घाट में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें मैप बनाना है, मैप में हमको दिखाना पड़ेगा कि कौन सी पर्वत
पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जियोग्राफी ऑप्शनल का अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 8860558530। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। कमेंट से ही हमें मालूम पड़ता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं, या फिर कैसा लगा आपको, ठीक है। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।